चलिए बताएं इसको तरीका आप देख लो, बाकी कैलकुलेशन आप घर में कीजिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि देयर आर 3 डिफरेंट लिक्विड एक्स वाई एंड जेड, तीनों का मास क्या है यहाँ पर सेम, बट स्पेसिफिक हीट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो स्पेसिफिक हीट इसका मान लो Cx है, इसका Cy है, इसका C है, ये डिफरेंट होगा। x वाले का टेम्परेचर पहले कितना है बताओ, 10 डिग्री सेल्सियस, इसका है 20 और इसका है 30। ऐसे दिया पहले ये बोला कि हमने x को y के साथ मिलाया, मिलाने के बाद जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर बना वो कितना बना 16 डिग्री सेल्सियस। फिर y और z को मिलाया तब कितना मिला 26 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन का ये था कि अगर हम x और z को मिलाएं तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर यहाँ पे कितना होगा। आंसर की पॉसिबिलिटी देखो आप, जब इनको मिलाओगे तो हायर टेम्परेचर बॉडी है, लोअर टेम्परेचर बॉडी है, तो हीट का ट्रांसफर हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, और ये बात तब तक होगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो। इसको ही कहा गया टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो ये 10 है, ये 10 से ऊपर बढ़ाएगा और 20 से नीचे जाएगा। फाइनली क्या मिला 16। इनको मिलाओगे लोअर टेम्परेचर 20, हाई टेम्परेचर 30, जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर आएगा इनके बीच का आएगा। यहाँ पे लोअर 10 है, हायर 30 है, तो आंसर हमारा जो बनेगा लेस देन 30 मोर देन 10 बनेगा। ऑप्शन देखो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जहां पे 10 से कम हो और 30 से ज्यादा। सारे ऑप्शन 10 और 30 के बीच के ऑप्शन दिए, तो कर सकते हैं इसमें। चलिए हम लिखे व्हेन x मिक्स्ड विद y। अब एक बात पता है कि x को हम y के साथ मिलाएंगे तो y का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट एक देगा और दूसरा हीट लेगा। लॉस ऑफ हीट बराबर गेन ऑफ हीट। तो इनिशियल 10 फाइनल थीटा, इनिशियल 20 फाइनल थीटा। लॉस ऑफ हीट बराबर गेन ऑफ हीट, लॉस ऑफ हीट बराबर गेन ऑफ हीट। तो आप देखो मास ऑफ x स्पेसिफिक हीट ऑफ x इनटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना लिखोगे 16 माइनस 10, और बराबर क्या लिखे बोलो मास ऑफ y स्पेसिफिक हीट ऑफ y इनटू डेल्टा थीटा। अब डेल्टा थीटा का मतलब ये नहीं समझना कि फाइनल माइनस इनिशियल, डेल्टा थीटा ऑलवेज टेकन टू बी पॉजिटिव, और हमेशा आप क्या करोगे पॉजिटिव लेने के लिए चाहे इनिशियल माइनस फाइनल और या फाइनल माइनस इनिशियल आपको करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे 20 माइनस 16। देखो इनका एक रिलेशन बन गया Cx कितना बन जाएगा 6 टाइम ऑफ Cx, ये कितना बनेगा 4 टाइम ऑफ Cy बनेगा, ये 3 और ये 2। तो ये जो है कहानी हमको मिल गई कि जो Cx है वो 2/3 टाइम्स ऑफ Cy, एक कहानी मान लो। फिर यहाँ पर हमसे ये पूछा, ये बताया, हालांकि पूछा क्या बताया है when y mixed with z। मास यहाँ पर भी सेम, बस क्या करना है मास ऑफ y स्पेसिफिक हीट ऑफ y इनटू डेल्टा थीटा बोलो 26 माइनस 20 लिखेंगे, बराबर बराबर क्या लिखेंगे मास ऑफ z स्पेसिफिक हीट ऑफ z इनटू 30 माइनस 26। देखो ये खत्म, Cy कितना मिलेगा, ये कितना बन जाएगा 6, ये कितना बनेगा बोलो 4, सेम आ रहा। तो Cy बराबर क्या मिला इस बार फिर से 2/3 ऑफ Cz। ये दूसरी कहानी मान लो। अब तीसरी कहानी ये बोला क्वेश्चन में कि जब x और z को मिलाया गया तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर क्या होगा। एक बात हमको पहले से पता है when x mixed with z, ठीक है। अब देखो फिर से क्या लिखोगे मास ऑफ x
स्पेसिफिक हीट ऑफ x और डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर फाइनली क्या बन जाएगा, थीटा माइनस 10 लिखोगे, थीटा माइनस 10 बराबर क्या लिखेंगे बोलो, मास ऑफ z स्पेसिफिक हीट ऑफ z इनटू डेल्टा थीटा, इस बार बनेगा 30 माइनस थीटा, ठीक है, मास से मास खत्म। अब यहाँ पर आप देखो Cx रिप्लेस करना है, तो Cx रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हो ये Cx और ये जो है Cy आप कंपेयर कर लो, तो क्या Cx मिल जाएगा Cy की जगह पर, समझ में आ रही बात ना? तो आप यहाँ से Cx निकालोगे, Cx यहाँ पर रखोगे इन टर्म्स ऑफ Cz, इन टर्म्स ऑफ Cz। अरे भाई यहाँ पे Cy इन टर्म्स ऑफ Cz है, यहाँ पे Cx इन टर्म्स ऑफ Cy, तो Cy इन टर्म्स ऑफ Cx यहाँ पे रख लो, और यहाँ पर Cy जो बनेगा वो इन टर्म्स ऑफ Cx आ गया है, तो Cx इन टर्म्स ऑफ Cz आ गया, Cx यहाँ पे रखो, Cz खत्म हो जाएंगे, यहाँ से थीटा आप निकाल लो, आ जाएगा आंसर में। अब जो चुटकुले होते हैं उनको हम बता दें, चुटकुले आप खुद कर लीजिएगा, कुछ बढ़िया लेवल की प्रॉब्लम आपको हम करवा दें। नोट कर लिया उसको, आइए कुछ समझते हैं। जैसे मैं मान लो -10 डिग्री सेल्सियस की, समझो इसको -10 डिग्री सेल्सियस का बर्फ है, और ये जो आइस है इसका मास मान लेते हैं 100 ग्राम, आइस क्यूब है -10 डिग्री सेल्सियस और मास इसका 100 ग्राम दिया है। मान लो यहाँ पर वाटर है, वाटर का टेम्परेचर है मान लो 60 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, ठीक है, और इसका मास मान लेते हैं 10 ग्राम। इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर यहाँ पर कितना था, ये पहला क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन ये पूछिए कि आइस का कन्वर्जन किसमें होगा, वाटर। तो क्या आइस पूरी तरह से मेल्ट हो गई होगी, पहले से वाटर कितना है, किसी भी टेम्परेचर का वो है तो वाटर, अभी वाटर पहले से 10 ग्राम है, जब आइस मेल्ट होगी तो आइस मेल्ट होकर किसमें कन्वर्ट होगी, वाटर में, तो मास ऑफ वाटर कितना बनेगा, पहले से 10 था, मान लो कुछ ग्राम यहाँ पर आइस मेल्ट हो गई। अब आपको देखना है क्या यार ये जो आइस है पूरी तरह से मेल्ट हो पाएगी, आइस पूरी तरह से मेल्ट हो गई, टोटल मास ऑफ वाटर कितना बनेगा, 110 ग्राम। अब ये कैसे पता चले कि पूरी तरह से आइस मेल्ट होगी या नहीं होगी, भाई आप ये समझो, अगर हम पानी को बर्फ में मिलाएंगे तो बर्फ पानी बनेगी, पानी बर्फ बनेगी, बर्फ पानी बनेगी, पानी बर्फ, ऐसा थोड़ी ना होता है कि एक आइस क्यूब आपने डाल दिया पानी में, पानी भाई साहब आइस क्यूब बन गया, ऐसा संभव नहीं, आइस क्यूब ही मेल्ट होगा। पानी अपना टेम्परेचर नो डाउट कम करेगा, लेकिन कम करते करते कहां तक ले जा सकता है, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस, उससे नीचे जा ही नहीं पाएगा। एक कॉमन सेंस की बात करें तो आइस क्यूब जब वाटर में आप डालेंगे तो फाइनली होगा क्या कि आइस क्यूब ही मेल्ट होगा, वाटर ऐसा नहीं कि मेल्ट हो जो है जम करके बर्फ बन गया, ऐसा संभव नहीं है। तो ये कितने का भी पानी हो ये अधिकतम कितने तक जा सकता है, 0 डिग्री सेल्सियस के पानी तक जा सकता, उससे नीचे फिर बर्फ बनना शुरू हो जाएगा ना। तो ये जो पानी है कुछ टेम्परेचर का, इससे जब हीट लोगे तो अधिकतम कितना हीट दे सकता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस तक जाने में जो हीट इससे रिलीज होगी उतना ही दे सकता है। अब उतनी हीट से ये मेल्ट हो गई बात अलग है, हमको देखना पड़ेगा भाई साहब
जैसे हमने आपको कहानी कल सुनाई थी कि मान लो आप हम कहें कि इलाहाबाद से कानपुर आना आपको, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलाहाबाद से कानपुर आने में कितना किराया लगता है। अब किराया लगता मान लो 1000 रुपए, पैसा आपको दिया गया 500 रुपए, तो 500 में क्या है, कानपुर आ पाओगे? मान लो आपको दिल्ली जाना है, तो मान लो इलाहाबाद से दिल्ली जाना, खर्चा चाहिए 4000 रुपए। 4000 आपको नहीं है आपके पास 3,03,000, तो 3000 में दिल्ली तो नहीं पहुंच पाओगे, बट पहुंचोगे जरूर, कहीं ना कहीं जरूर पहुंचोगे, लेकिन दिल्ली तक नहीं पहुंचोगे। तो सबसे पहले हम पूछते हैं आइस से। ऐसे बहुत कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, नीट और आईटी में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, समझो कैसे करना होता है। चलिए आइस से हम पूछे, मान लो आइस का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, मास इसका 100 ग्राम। ये पहले किस में कन्वर्ट होगी, अगर इसको हीट हम सप्लाई करें, 0 डिग्री से ये आइस ही रहेगा भी, बट इसका टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। और हीट सप्लाई करो तो होगा आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में, और यहाँ पर भी टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है आइस के पास 2 स्टेप है, इन 2 स्टेप को पूरा करने के लिए कितना एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। चलो मान लो यहाँ पर Q1 हीट आपने सप्लाई किया, यहाँ पे Q2, तो Q1 बराबर क्या मिला, अच्छा टोटल हीट जो रिक्वायर्ड है, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट आइस, Q1 प्लस Q2 बना, तो Q1 की जगह पर क्या लिखो, बोलो mc डेल्टा थीटा, मास 100, c रखें 0.5, आइस का जो c होता है 0.5 होता है, डेल्टा थीटा 10 आया, प्लस यहाँ पे देखो m इंटू एल, 100 इंटू लेटेंट थीटा फ्यूजन मतलब कि 80 था, कितना आया बोलो, ये जो है बने 500 और ये 8000, तो 8500 कैलोरी, 8500 कैलोरी। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए कम से कम 8500 कैलोरी की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये कहीं ना कहीं से हमको देना पड़ेगा। अब ये हीट देगा कौन, वाटर। वाटर के पास चलते हैं, वाटर में सिर्फ एक ही बात होनी है, वाटर है, वाटर ही रहेगा ये, बट ये 0 का था, 60 डिग्री सेल्सियस का था, अब पहुंच गया ये 0 डिग्री सेल्सियस। इससे हीट निकल के आएगी, तो हीट गिवन बराबर देखो कितना है, ये मास कितना है 10 ग्राम, तो 10 इंटू 1 इंटू डेल्टा थीटा 60, कितना बना है 600। भाई साहब देखो 600 कैलोरी कुल दे पा रहे भाई साहब। अच्छा ये कितना सामने वाले को 8500, क्या इससे स्टेप पूरे हो पाएंगे? आप देखो कौन सा स्टेप पूरा हो गया, यहाँ पर ये कितना चाहिए, अच्छा ये हम स्टेप बाय स्टेप ना लिख करके एक साथ ना लिख करके देखो ये कितना बनेगा, 500 बना होगा, और प्लस यहाँ पर 8000। तो ये जो 500 हमने अलग लिखा, इसका मतलब है कि इस स्टेप को कंप्लीट होने के लिए कम से कम 500 की आवश्यकता पड़ेगी। है कितना आपके पास, तो 500 तो यहाँ पर खर्च हो गए, बचा कितना आपके पास, अब उस 100 से क्या ये स्टेप कंप्लीट हो पाएगा, इसको कंप्लीट होने के लिए कम से कम 8000 चाहिए, जबकि है कितना सिर्फ 100 कैलोरी। क्या उस 100 कैलोरी से ये कुछ आइस मेल्ट हुई होगी, 100 कैलोरी से कुछ आइस यहाँ पे मेल्ट होगी। तो इस बार आपको हीट पता है कितना है आपके पास, 100 कैलोरी, जिससे आइस मेल्ट होगी, वो अमाउंट ऑफ हीट है कितना यहाँ पे 100 कैलोरी। 100 कैलोरी से हीट, 100 कैलोरी से आइस मेल्ट हुई, तो पूरी तो नहीं हो पाई कुछ नहीं, तो मास कितना होगा बताओ, मास ऑफ आइस मेल्टेड, अगर 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम पानी में कन्वर्ट करें, कितना हीट देना पड़ेगा बताओ, समझे इस बात को।
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम। आइस का कितना था 80 कैलोरी पर ग्राम। तो 80 कैलोरी पर ग्राम का मतलब है कि 1 ग्राम बर्फ को 1 ग्राम पानी में कन्वर्ट करने के लिए कम से कम 80 कैलोरी आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। अब है कितना आपके पास कुछ 600 नहीं, 600 के पास तो आपका खर्च हो गया, 100 ही तो बचा जो मेल्ट करवाना चाहता है। तो 100 कैलोरी मतलब कि जो वाटर बनेगा, पानी जो बनेगा आइस का, वो 1 ग्राम से ज्यादा आएगा। नहीं है बस एक बात हमको पता है, Q बराबर m इंटू L, ये फार्मूला होता है। Q कितना है बताओ, मास नहीं पता कितना मिनट होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पता है 80, खत्म। m बराबर क्या मिला बोलो, लगभग 5/4, कितना आएगा 1.1.25 आएगा। तो पहले से वाटर कितना था, अमाउंट ऑफ वाटर ये बन जाएगा 10 प्लस 1.25 मतलब कि 11.25। कितना आइस अनमेल्टेड होगा, कितना आइस अनमेल्टेड होगा, 100 में से आप इसको माइनस करो, इसको नहीं इसको 1.25। अच्छा बताओ फाइनल जो टेम्परेचर बना कितना होगा, टेम्परेचर आप मिक्सर कितना होगा। बर्फ को आपने पानी में मिला दिया, बर्फ के पास टेंडेंसी मेल्ट होने की, मेल्ट होकर वो पानी बनेगा। टेम्परेचर आप मिक्सर कितना होगा बोलो, टेम्परेचर आप मिक्सर कितना होगा। हाँ कंबाइंड की बात हो रही, मिक्सर का मतलब वही हुआ ना। अच्छा 50 आएगा। ये सोचो बर्फ को पानी में तुमने मिला दिया, पानी टेम्परेचर कम होकर बढ़ेगा, ऐसा अगर हुआ तो लोग फिर ठंडा पानी पीने के लिए बर्फ नहीं मिलाएंगे। तो बर्फ जब पानी के साथ मिलाओगे तो पानी का टेम्परेचर कम रहेगा, और जो पानी टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब कि वो हीट लॉस कर रहा है, वही लॉस आप हीट किसके पास जाएगा, आइस के पास। तो आइस मेल्ट होना चाहिए, लेकिन मेल्ट होने के लिए यहाँ तक पहले इसको लाना पड़ेगा। अगर पहले से यहाँ पर आइस होती तो ये शायद आपको ना देना पड़ता, डायरेक्ट यहाँ से आप आगे बढ़ जाते। बिल्कुल सही, इतना सोचने के बाद आंसर दे रहे हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा, मतलब आप सोच रहे हो है ना, और इतना ज्यादा नहीं सोचना है। फाइनली आप देखो कि बर्फ कहाँ तक आप लेके पहुंचा है। अच्छा इतना एनर्जी आप दे रहे हैं, इससे ये स्टेप कंप्लीट हो गया, टेम्परेचर कहाँ पर पहुंचा 0 पे। अब इसको कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए 8000, बट टेम्परेचर तब भी कितना रहता 0 ही रहता। तो जो आइस यहाँ पर बची है, जो तैर रही है और जो मेल्ट हो गई है, सब किस टेम्परेचर पर है 0 पर ही तो है। जो आइस मेल्ट होगी, जो 1.25 ग्राम आइस मेल्ट हुआ, ये किस टेम्परेचर पे रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। और 60 का जो पानी था वो भी कहाँ पर पहुंच गया 0 पानी में। तो फाइनल सबका टेम्परेचर कितना हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर भी यहाँ पर पूछेगा हमसे, और टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर को तो क्या बना, ये बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे चुटकुले पूछ लेता है, कर पाएंगे ऐसे चुटकुले बताओ।
अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, जैसे मान लो कि स्टीम जानते हैं, भाप स्टीम जानते हैं जी सर। भाप जिसको कहते हैं। तो अब ये क्वेश्चन पूछे कि मान लो कि आपके पास 100 ग्राम स्टीम समझो, 100 ग्राम क्या है स्टीम, और 100 ग्राम ही आपके पास वाटर है। अच्छा स्टीम का टेम्परेचर बोलो 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर का टेम्परेचर मान लेते हैं 10 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन ये पूछा गया हमसे कि स्टीम को हमने पानी से मिला दिया, स्टीम को हमने पानी से मिला दिया, तो पानी का फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? स्टीम कंडेंस होगी क्या? स्टीम को आप पानी से मिलाओगे मतलब कि स्टीम को आप कंडेंस कर रहे हैं, और जब स्टीम कंडेंस होगी पर ग्राम कंडेंस स्टीम से एनर्जी कितना रिलीज होगा? 540 कैलोरी पर ग्राम स्टीम जो कंडेंस होगी उससे कितना एनर्जी रिलीज होगा? 540 कैलोरी। तो है कितना आपके पास बोलो? 100 ग्राम है, तो 540 गुणे 100। अगर पूरा स्टीम कंडेंस हो गई तो पूरी स्टीम कंडेंस होने के बाद 540 into 100 इतना कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। अब इसी एनर्जी को लेकर के पानी क्या करेगा? अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो बढ़ाते बढ़ाते कहां तक पहुंचा सकता है? अधिकतम 100 तक ही पहुंचा पाएंगे। जैसे हमने बोला कि पानी में बर्फ मिलाने पर बर्फ पानी नहीं बनेगा, कि पानी बर्फ बन सकता है, बर्फ पानी बन सकता है लेकिन पानी बर्फ नहीं बनेगा। ठीक वैसे ही स्टीम को आपने वाटर से मिलाया तो वाटर कभी स्टीम नहीं बनेगा, स्टीम वाटर बन सकती है। तो इस वाटर का अधिकतम टेम्परेचर कहां तक जा सकता है? 100, उससे ऊपर नहीं जाएगा। जब वाटर 100 का बनेगा, अब बन भी सकता नहीं भी बन सकता। अब अगर मान लो हमने यहाँ पर बोला कि 1 ग्राम है, समझो इस चीज को, स्टीम कुल मिला के आपके पास है 1 ग्राम, तो क्या 1 ग्राम स्टीम जो कंडेंस हुई है उस एनर्जी से क्या ये बात 100 तक पहुंच पाएगी? 10 वाली बात क्या 100 तक पहुंच सकती है? अब आप इससे पूछो कि आपको जाने के लिए कितना हीट चाहिए, तो सबसे पहले हम पूछेंगे कि जो अपना टेम्परेचर बढ़ाना चाहता है अधिकतम कहां तक बढ़ा सकता है, और वहां तक ले जाने के लिए कम से कम कितना हीट इसको देना पड़ेगा। कितनी बात आ रही समझ में? क्वेश्चन यहाँ पर यही है, इसको बना लो आप जल्दी। क्वेश्चन ये है फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर 100 तक जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है। इनको मिलाने पर 100 ग्राम ले लो, क्वेश्चन ये जब दोनों को मिला दिया, मिलाने के बाद जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है ये कितना है? चलिए सब छोटे छोटे चुटकुले आइए देखिए। तो सबसे बड़ी बात है कि वाटर का जो टेम्परेचर है अधिकतम 100 तक जा सकता है, लेकिन 100 आएगा मतलब पूरी हो जाएगी ना सर? स्टीम क्या पूरी तरह कंडेंस हो पाएगी? सर वाटर को 9000 कैलोरी चाहिए, वाटर को 9000 कैलोरी चाहिए, और स्टीम पूरा कंडेंस करने के बाद कितना एनर्जी रिलीज हुआ है? समझे चीज को? हम स्टीम से पूछते हैं, स्टीम को पूरी तरह आपने कंडेंस कर लिया, जो स्टीम कंडेंस हुआ उससे एनर्जी रिलीज हुई होगी, तो हम लिखेंगे एनर्जी गिवन या एनर्जी रिलीज, है ना? ये इतना एनर्जी दी जा सकती है। तो ये कितना होगा? m इंटू एल, मास है 100, लेटेंट डेटा वेपराइजेशन कितना होगा? 540, तो कितना आएगा? 5 4 10 की पावर 3, इतनी कैलोरी हीट आपको मिलेगी। वाटर के पास आओ, वाटर पहले से किस टेम्परेचर पर है? 100 डिग्री सेल्सियस और 10 डिग्री सेल्सियस है ना?
तो हीट यहाँ पर कितना रिक्वायर्ड होगी अगर हम इस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके चले? तो लिखोगे आप 100 इंटू 1 इंटू, ठीक है, कितना आएगा? 9000 आ जाएगा। अब आप सोचो कहाँ है 9000 और ये भाई साहब कितना है 54,000 के आसपास बन जाएगा, बनेगा ना 54,000 कैलोरी, और देने के लिए चाहिए कितना सर? तो स्टीम उतना ही कंडेंस होगी जितने स्टीम से इतना एनर्जी रिलीज हो सके। नहीं ये बात सुनो भाई, हमें इतना थोड़ी चाहिए, हमें इससे तो सिर्फ इतना चाहिए। अब इतना चाहने के लिए ये स्टीम पूरी तरह कंडेंस, कुछ स्टीम कंडेंस हुई, तो जो मास ऑफ स्टीम कंडेंस हुआ वो मास कितना है? नहीं ये बात सुनो। तो अब एक बात पता है कि जो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, इस एनर्जी को हम स्टीम से लेंगे तो हम लिखेंगे मास ऑफ स्टीम कंडेंस्ड। बोलो क्या लिखोगे? एनर्जी जो रिक्वायर्ड है और वाई में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्यू कितना है 9000 और ये जो है 540, कितना बनेगा लगभग ये? बोलो 9 से खत्म करें, 6 बचेंगे यहाँ पे, तो 100/6 बना होगा ये लगभग। तो लगभग कितना आएगा? सूर्यचक्रासन में लगभग 16 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको मान लो 17 ग्राम अप्रोक्सीमेट, मतलब 17 ग्राम जो स्टीम है वो कंडेंस होगा, 83 ग्राम बची होगी। अब जो स्टीम कंडेंस हुआ किस में कन्वर्ट होगा? वाटर में। जो स्टीम कंडेंस होगी किस में कन्वर्ट होगी? वाटर में। अब तो अब आप देखो यहाँ पर जो वाटर का टोटल मास आएगा, टोटल मास ऑफ वाटर, ये बन जाएगा 100 और प्लस 17 मतलब कि 117 ग्राम। जो स्टीम अनकंडेंस रह गया उसको भी आप निकाल सकते हैं, 100 माइनस 17 मतलब कि 83 आ जाएगा आंसर। बताओ टेम्परेचर आप मिक्सचर क्या लिखेंगे? टेम्परेचर आप मिक्सचर कितना बना बताओ? 100 तक सब पहुंच गए, तो 100 डिग्री सेल्सियस। ये डिफरेंस ये 10 है और इसको हम कहाँ पे ले गए? 100 तक ले गए, तो 100 माइनस 10 मतलब 90 तो रहता है बायोलॉजी। 100 माइनस 10 हो सकता है कि 80 कह दो। गौरव सर की कॉल आ रही है। हेलो, हाँ सर कर क्लास में कब? हाँ पूछ रही थी नहीं इस तरह तो हम कहीं कि नहीं ऐसे कही रहे थे कि लड़का कहाँ है, पूछ रहे थे कहाँ कहीं रहे से पूछ ओबीएस स्टूडियो। हाँ वही बात कितने की एडिटिंग करवानी पड़ेगी सर? कितने की एडिटिंग करवानी पड़ेगी? तो ये बात समझ में आई? ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग कि जैसे ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया इसको करवा दें, या नोट करके आप समझ लो, आप ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन ना करवा करके हम इसकी कहानी बता देते हैं आपको। चलो देखो क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया है, जैसे मान लो कोई ग्राफ है, इधर कहीं टेम्परेचर एक्सिस है और यहाँ पर कहीं है टाइम एक्सिस। ग्राफ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बना, कैसे बना पता नहीं, अभी हम बताएंगे कैसे बनाइए।
तो क्वेश्चन है कि ये जो थीटा है और इस थीटा से जो स्लोप बनेगा उस स्लोप क्या बताएगा। एक क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर हम क्वेश्चन भी बना दे रहे हैं साइड में, तो ज्यादा आपको क्लियर होगा कि कहानी में क्या मतलब है चीजें। अरे ये बता रहे थीटा ये IIT जे 2019 में क्वेश्चन पूछा है। ये दो तरह के मटेरियल थे और आज भी यहाँ पे टेम्परेचर एक्सिस लिया है और यहाँ पे टाइम एक्सिस है। तो अब इसमें जैसे क्वेश्चन में गिवन है कि जो ए है वो ऊपर है, बी जो है वो नीचे है, ठीक है। क्वेश्चन गिवन था टू डिफरेंट मेटल बॉडी ए एंड बी ऑफ इक्वल मास आर हीटेड एट ए यूनिफॉर्म रेट अंडर सिमिलर कंडीशन। The variation of temperature of the body is graphically represented as shown in figure। तो पूछा था the ratio of specific heat, ratio of specific heat। तो अब इसमें जो है ऊपर हमने A मान लिया और इसको B मान लिया। ये दो मटेरियल हैं और इनका स्पेसिफिक हीट मान लेते हैं, A का Ca है और इसका Cb मान लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक हीट इनका रेशियो निकालना है। एक बात पता हमको कि जो हीट हम दे रहे हैं उस हीट से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो हीट आपने दी है वो क्यों मान लेते हैं, ये कहानी क्या बनेगी, m से डेल्टा थीटा, ठीक है। टेम्परेचर वर्सेस टाइम। एक बात पता है कि टेम्परेचर यहाँ पर, अच्छा इसको आप dt कह लो, चूंकि यहाँ पे थीटा एक एंगल है तो आप इसको जो है dt लिख लो, इसको dt, ठीक है। डेल्टा t हो जाए dt, ठीक है। अब इसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर लें तो ये क्या बन जाएगा, dq by dt और राइट हैंड साइड बन जाएगा mc dt और बाई में dt। क्या इस ग्राफ पे स्लोप है, यस सर, इस ग्राफ पे स्लोप है। अब मास यहाँ पर सेम दिया है, ये चीज क्या है, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ हीट सप्लाई, किस रेट से आप हीट सप्लाई करें वो dq by dt। और यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है कि हम उनको जो है इस तरह से हिटअप कर रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म रेट, मतलब दोनों का जो रेट है हीटअप होने का वो सेम है। क्या कह सकते हैं जो स्लोप है इस ग्राफ का, वो स्लोप कहीं न कहीं रेसिप्रोकल ऑफ c होगा, स्पेसिफिक हीट के रेसिप्रोकल। अब आप देखो ये थीटा 1 मान लो, ये थीटा b है और ये थीटा a, बताओ थीटा a ज्यादा है थीटा b ज्यादा, नीचे वाली ही ज्यादा वो स्पेसिफिक तो tan थीटा इसका ज्यादा है, इसका स्पेसिफिक हीट बोलो कम कम हो होगा। जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो थीटा a है मोर देन थीटा b है, तो जो tan थीटा a होगा वो मोर देन tan थीटा b होगा, स्पेसिफिक हीट a का लेस देन स्पेसिफिक हीट ऑफ b। ऐसे क्वेश्चन पूछा और 2021 में पूछा है। क्या कह रहे हैं, नहीं 21 में है और 21 में नहीं सर, आप नोट कर लियो, नोट कर लिया इसको। ये तो थे छोटे छोटे चुटकुले। अब बात करते हैं जो आईटी लेवल पर क्वेश्चन बनेंगे। चलो देखो यहाँ पे, तो अब समझो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या हो सकता है, बात होगी हीट की, लेकिन उस हीट में जो है
आप और भी बातें कर सकते हैं, आप मैकेनिक्स पूरा लगा सकते हो, आप यहाँ पे करंट इलेक्ट्रिसिटी लगा सकते हैं, बहुत सारी बातें यहाँ पे आप कर सकते हैं, है ना। तो चलिए जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछता है कि एक बॉडी है, एक बॉल मान लेते हैं, लोहे की बॉल है, इसको आपने ड्रॉप किया, ये मतलब एक पक्का सरफेस है ना, ये सरफेस बिल्कुल जो है मान लेते हैं सख्त है, मतलब इसमें कोई डिप्रेशन नहीं रहेगा, और ये मेटेलिक बॉल है, ऊंचाई h है इसकी, यहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आई और यहाँ पे रुक गई। एक बात हमको पता है कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते जस्ट बिफोर हिटिंग द सरफेस क्या होगी, मैक्सिमम, लेकिन वो मैक्सिमम भी जो अटेंड किया टकराने के बाद क्या हो गया, मतलब कहने का जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी था वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी दिख रहा था, लेकिन टकराने के बाद वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब कहने की लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कहीं न कहीं हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो एक बात हमको पता है कि जो एनर्जी लॉस हो रही है ड्यू टू पोटेंशियल एनर्जी, ये किसमें कन्वर्ट होगा बोलो, हीट एनर्जी में क्या लिखोगे, अगर स्पेसिफिक हीट इसकी मान लो C है तो N × C × डेल्टा थीटा। अच्छा यहाँ पर ये जूल है और ये है कैलोरी, क्या करें बताओ, 4.2 से डिवाइड 4.2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें कि डिवाइड करें, नहीं वही तो पूछ रहे हैं, एक कैलोरी में है जूल में, या तो जूल को जूल में रखो या कैलोरी जूल में रखो, कैलोरी जूल में कन्वर्ट कर लो, 4.2 से क्या करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, तब जाके फिट होंगी चीजें। अब डेल्टा थीटा पूछा आपसे, डेल्टा थीटा यहाँ से निकाल लो, कितना टेम्परेचर राइज होगा, स्पेसिफिक हीट हम खुद ही आओ थोड़ा सा एक वैरायटी और देखते हैं। ऐसे में एक मान लो एक लोहे की बॉल है, लोहे की एक बॉल है, लोहे की एक गेंद है, और ये जो गेंद है अपनी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। समझो क्वेश्चन कहाँ से कहाँ भिड़ा देगा पता नहीं चलता है, एग्जामिनर हमारे साथ कुछ भी खुराफात दिमाग लगा सकता है। अब आपको उतना सोचने वाला बनना चाहिए, बायोलॉजी की तरह इसको जो है रट गए, और केमिस्ट्री की तरह आइंस्टीन बन गए, है ना, जो महान, वैसा नहीं है। अब ये जो गेंद है ये अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट कर रही विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, नीचे पक्का फर्श है, सर्फिक्सल नहीं कह रहे, नीचे पक्का फर्श है, अभी अर्ज से फर्श पे आ गए, क्या कुछ ज्यादा हो गया? तो ये कह रहे हैं मतलब कि ये जब गेंद जमीन के संपर्क में आए तो तुरंत ये रुके, जैसे संपर्क में आए तो उसी टाइम पर ये, तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि इसके पास अभी कौन सा एनर्जी था, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और जैसे संपर्क में आया रुक गया, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी कहीं भी गई होगी, जी सर, वो कहाँ गई, हीट के फॉर्म में। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा कि इस सॉलिड स्फीयर का टेम्परेचर कितना चेंज होगा या राइज होगा, ये क्वेश्चन पूछा हमसे। स्पेसिफिक हीट मान लो C है, इसका मास m है, और इसका नाम क्या है, सॉलिड स्फीयर, इसका नाम है सॉलिड स्फीयर। आप बताओ क्या करें यहाँ पे, लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर, है ना, तो हीट एनर्जी यहाँ पर क्या बनेगी, mc डेल्टा थीटा, और लॉस इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर बराबर mc डेल्टा थीटा। अब बताओ डेल्टा थीटा नहीं निकाल पाओगे, बस यहाँ पर करना क्या है, 4.2 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब ये गलती यहाँ पर बच्चा करेगा, जल्दबाजी में mc डेल्टा थीटा बराबर हाफ I ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, लेकिन ये जो 4.2 उसको नहीं समझा, ये तो छोटे छोटे चुटकुले थे। अब थोड़ा सा और अच्छी बातें करें, क्या लाएंगे
कोई क्वेश्चन पूछा है। हाँ यहाँ पे आओ। तो आइस क्यूब का मास मान लो कैपिटल एम। क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा, आप ये फिगर बना लो। ठीक है। नहीं वही बुलेट है, पहले आप फिगर बनाओ फिर समझो इसमें कहानी क्या है। क्वेश्चन इज मास ऑफ आइस मेल्टेड। आप कहोगे कि यहाँ पर बुलेट है, मास की कहाँ से बात आ गई, तो आप समझो क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, बड़ा सुंदर सा है। बताएंगे इसको। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे मान लो बुलेट है, इसके पास मास m है, वेलोसिटी u है, ये आइस क्यूब है जो कि क्या है, रुका हुआ है। बुलेट गई, इसको हिट किया, हिट करने के बाद इसमें क्या हुआ, एम्बेड कर गया। एम्बेड करने का मतलब इसके अंदर रह गई, बुलेट इससे बाहर नहीं आएगा। तो अब ये जो सरफेस है स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, सिस्टम क्या करेगा, मूव करेगा। रफ सरफेस होता तो हो सकता है कि इतना कम काइनेटिक एनर्जी इसको मिल रही है कि उससे जो है फ्रिक्शन फोर्स को खत्म नहीं किया जा सकता। तो फाइनली ऐसा हुआ कि यहाँ पे स्मूथ सरफेस, अभी हम रफ सरफेस की बात कर लेंगे। तो स्मूथ सरफेस की वजह से हुआ क्या कि बुलेट इसमें इम्बेड की, तो इम्बेड करने के बाद पूरा सिस्टम कॉमन वेलोसिटी से मूव करने लगा। अब ये कोलिजन कैसा है, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है? इनइलास्टिक है। दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक तो एक होता है, इनइलास्टिक दो होते हैं, एक इनइलास्टिक और दूसरा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा वहां पर काइनेटिक एनर्जी कोई लॉस नहीं रहेगा, और इनइलास्टिक कोलिजन में होगा क्या कि काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस होगी, और परफेक्टली इनइलास्टिक में सबसे ज्यादा लॉस होगा। तो क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी पहले है, कोलिजन के पहले है, वही काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के बाद है? नहीं, बाद में काइनेटिक एनर्जी कम होगी। और हम जानते हैं लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं हीट या साउंड के फॉर्म में जनरेट होगी। तो हम ये मान लेते हैं कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का जो कन्वर्जन है वो 100% कन्वर्जन है हीट में। और जब हीट जनरेट हुई तो फाइनली यहाँ पर आइस क्या होगी, मेल्ट होगी। अब कितना आइस मेल्ट होगा, तो क्वेश्चन पूछा मुझसे। अब आप थोड़ा सुनो, कोलिजन पढ़ना है तो कोलिजन का लेक्चर हमने बना रखा है, उसको आप 25 मार्क्स कवर कर लो। ये क्लास है। हाँ ये चैनल का नाम दे दो। एक मिनट बाद लिख दिया गया। चैनल का नाम तो जो बच्चा वीडियो देख रहा है उसको पता ही होगा ना, फिजिक्स में फिजिक्स मंत्रा लगी। तो अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि कोलिजन के बाद ये वेलोसिटी कितना है, ये हमको नहीं पता है। वेलोसिटी की खोज हमेशा आप करेंगे बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले आप अप्लाई करोगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते जाइएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी बराबर मास इनटू वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या मिला, m इनटू u और बाई में m प्लस m, ये मिला। बताओ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस का मतलब क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। ये बना होगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो आप देखो इनिशियल कितना लिखोगे, हाफ m इनटू u स्क्वायर
फाइनल क्या लिखोगे, हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर, टोटल मास की काइनेटिक एनर्जी होगी ना। अच्छा v रिप्लेस करो, हाफ m इंटू यू स्क्वायर माइनस हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर की जगह पर देखो m स्क्वायर यू स्क्वायर बाई m प्लस m का होल स्क्वायर, और एक ऊपर नीचे खत्म हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हमने ढूंढ लिया, एंड दिस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, एंड दैट हीट एनर्जी will go into melting of ice. आइस को मेल्ट करने में सारी एनर्जी खर्च हो गई। तो आप बताओ ये जो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी है इसको आप इक्वेट कर लीजिएगा m into L में, ठीक है, मास ऑफ आइस मेल्टेड इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अभी कितना मास है इसको आप मान लेते हैं m डैश, आई बात समझ, बट अभी 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 बातें कुछ अधूरी है 4.2 से मल्टीप्लाई करने वाली, तो m डैश यहाँ से आप निकाल लो। देखिए फार्मूला हीट का था लेकिन वो आखिरी में आया, 80 से 90% क्वेश्चन सॉल्व हुआ है बाय द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिक्स कर सकते हैं हमारा। थोड़ा सा क्वेश्चन और टफ कर दें, नहीं बहुत क्वेश्चन को एक स्टेप और टफ करें। चलो टफ कर देते हैं। आओ यहाँ पे हम जैसे ये कहते हैं ये सरफेस रफ सरफेस है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी मान लो यहाँ पर कुछ है, और क्वेश्चन वही है फिर से कितना मास ऑफ आइस मेल्ट होगा, मास ऑफ आइस मेल्टेड। अब क्वेश्चन में देखिए हमारे पास पूरा भंडार है, हम चाहें तो खड़े खड़े यहाँ पर कितना क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन बाकी जो मेहनत है आपको भी करनी है। तो अब ये क्वेश्चन नोट कीजिए, फ्रिक्शन फोर्स आप लगा के घर में क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा इसको। इसमें 3-4 वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं, या तो मैकेनिक्स कंबाइंड क्वेश्चन आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात करें तो वहां पर हीट तो जनरेट होता ही होता है, जहां पर भी कहीं पर भी रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो करवाएंगे गारंटीड वहां पर हीट जनरेट होगी I2RT। अब उस हीट से होगा क्या कि टेम्परेचर बॉडी का राइज होगा, बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जैसे मान लो कि हमारे पास समझिए 3 सेल हैं, आइडेंटिकल सेल, इनको हमने कहाँ पर लगाया, सीरीज में, सीरीज में लगाया, और यहाँ पर एक हमने की एक जो है मतलब एक लेंथ ले लिया कुछ रॉड का, समझिए ये कोई रॉड है, इसको गर्म करना चाहते हैं, हीटअप करना चाहते हैं, 3 आइडेंटिकल सेल हैं, इस रॉड की लेंथ मान लो L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, स्पेसिफिक हीट मान लो C है इसका, समझिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये बना कि जब ये तीनों सेल सीरीज में रह करके इसको हीट सप्लाई करेंगे, करंट सप्लाई करेंगे, तो इससे क्या होगा, हीट जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो कर रही है बॉडी में, और जब करंट फ्लो किया तो H बराबर I2RT के हिसाब से यहाँ पर जो है हीट जनरेट होगी। अब ये हीट क्या करेगा, इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा गया कि मान लो इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में मान लेते हैं कि डेल्टा थीटा बढ़ा है और टाइम यहाँ पे लगा t टाइम में इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा डेल्टा थीटा, ठीक है, आ रही बात समझ में। अब क्वेश्चन ये पूछे कि मान लो इनको हमने पैरेलल में लगा दिया, इनको हमने कहाँ पे लगाया, पैरेलल में, ये आइडेंटिकल कंडीशन के हिसाब से मान लेते हैं 3 सेल थे सीरीज में, और एक रॉड है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, तो यहाँ पर जो हीट जनरेट हुआ उससे जो टेम्परेचर बढ़ा डेल्टा थीटा टाइम t लगा।
अब कह रहे हैं कि मान लो अगर हम इस रॉड की डायमेंशन चेंज कर दें, मास जो इसका था वो मास मान लिया आपने लेंथ इसकी डबल कर दी, लेंथ आपने इसकी डबल कर दी, एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो इसका आधा कर दिया आपने, समझिएगा एरिया क्रॉस सेक्शन क्या किया आपने, आधा कर दिया। ये जो रेडियस है डायमीटर है वो रेडियस कम कर दो, एरिया ना करके रेडियस मान लो यहाँ पे आर सिलेंडर का लिए, रेडियस स्मॉल आर है, अब ये आपने कर दिया है इसको आर बाय 2 ऐसे। क्वेश्चन ये पूछा कि अगर डायमेंशन चेंज किया और यहाँ पर हमने फर्दर इन आइडेंटिकल सेल फिर से लगाया सीरीज में, पहले 3 थे, अब यहाँ पर बोला इन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज when the length of wire becomes doubled and radius of the wire becomes half, वही होगा। then same amount of temperature rise in same time। जब 3 आइडेंटिकल सेल थे और जब n आइडेंटिकल सेल हैं तो दोनों कंडीशन में उतना ही टेम्परेचर उतने टाइम में बढ़ा। क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर जो n आइडेंटिकल सेल आपने लगाया उस n का वैल्यू कितना है भाई, आई स्क्वायर आर टी लिखना है। तो वही अब ये करंट के हिसाब से बात हो रही है, आप इनके ईएमएफ के हिसाब से बात करोगे तो I इक्वल टू क्या लिखोगे, E बाई आर। अब यहाँ पे 3 टाइम्स आप ही बन जाएगा टोटल करंट। तो आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एज वेल एज रेडियस। अब आप सोचो कि लेंथ अगर डबल कर दिया, रेडियस आधी कर दी, तो डेंसिटी में कोई चेंज आया नहीं होगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। रेजिस्टेंस क्या हुआ, चेंज हुआ, मास ऑफ वायर या मास ऑफ दिस बॉडी क्या होगा, चेंज होगा। मास चेंज होगा क्योंकि रेडियस आपने आधी कर दी, लेंथ डबल कर दिया, मास यहाँ पे चेंज होगा। और हम जानते हैं कि जो हीट यहाँ पर निकल के आएगी जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट इज m c डेल्टा थीटा बनेगा। तो क्या दोनों केस मास सेम होगा, नहीं, मास सेम नहीं होगा। अब आप इसको इसके बराबर करोगे, अब एक बार जो I लिखोगे 3 टाइम्स E बाई R लिखोगे, एक बार आप जो है n टाइम्स ऑफ E और बाई में R नहीं R डैश लिखोगे आप। नहीं, पैरेलल की बात नहीं करें, सीरीज की बात कर लेते हैं। पैरेलल की बात भी कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं मतलब पैरेलल में ही रहेगा। हाँ, तो पैरेलल में इनका वैल्यू ना बन पाता, कि चाहे n लगाओ चाहे 1 को लगाओ, ईएमएफ सेम ही रहेगा। तो ये जो है ये बात हो रही करंट की, लेकिन यहाँ पर हीट भी मतलब मिला दिया। तो ऐसा आप ये नहीं सोचे कि नीट में क्वेश्चन जो है पूछ लेगा तो फिर वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे गए नहीं पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे गए हैं अभी तक। बहुत टफ कैलकुलेशन नहीं, बस हीट का फार्मूला लगा दो और उसको आप इक्वेट कर लो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से, आंसर आ जाएगा। कोई यहाँ पर आपको कोई खास रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं करना है, बैठ के रिसर्च करना, बस इक्वेटिव करना चाहिए, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अभी की कैलोरीमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन जितना भी चाहो उतना कर सकते हो। समय आपका बहुत कीमती इस टाइम पे है ना, तो फालतू का समय अभी हम लोग ज़्यादा रिसर्च करने पर फोकस नहीं करेंगे, तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर फोकस करेंगे, है ना। तो कैलोरीमेट्री हो गया। अब इसके बाद चाहे तो आप पढ़ लो, समय अभी आपके पास है आधा घंटा ना। तो क्या करें बताओ, थर्मामीट्रिक छोटा टॉपिक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। हेडिंग डालो थर्मामीटर। इसको स्टॉप कर दो, सेव कर दो, सेव कर